हेलो। कौन? अच्छा, आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। मेरा नंबर ब्लॉक हो गया है। अच्छा, इस नंबर के ब्लॉक होने से सारे मेरे कार्ड भी ब्लॉक हो जाएंगे। मुझे अपना कार्ड नंबर देना पड़ेगा, सीवीवी नंबर भी और ओटीपी भी। लगता है फ्रॉड कॉल। हेलो दोस्तों, आपने आपने भी कई बार ऐसे कॉल्स को रिसीव किया होगा जहां पर आपका मोबाइल बंद होने का या बैंक के सारे खाते बंद होने का मैसेज आया होगा और आपसे वो ओटीपी की मांग करते हैं। बिवेयर, हमें इस तरह के कॉल से सावधान होना पड़ेगा। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो फ्रॉड कॉल्स होते हैं। हमें सावधानी से इसको समझना पड़ेगा और हमारा बचाव, हमारी सावधानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे खाते के पैसे निकल जाएंगे और फिर बहुत मुश्किल होगी। मान लीजिए हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, लेकिन फ्रॉड दो तरह के होते हैं। एक फ्रॉड जहां आपने ना जानते हुए भी उनको अपना नंबर बताया, आपका गलत परसेप्शन होने के कारण कि वाकई में वो बैंक पे कॉल कर रहे हैं और आपने उन्हें बता दिया, तो इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लॉ में एक हम कंटेंट पढ़ते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉज ऑफ नो एक्सक्यूज, कि हमें नहीं पता था तो आपने रेड लाइट पार कर ली, हमें नहीं पता था। इस तरह के जवाब नहीं चलेंगे। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं और इनसे बचने का सही तरीका क्या है, और अगर फ्रॉड हो भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए। साइबर फ्रॉड, हम इस फ्रॉड को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा हमारे साथ फ्रॉड किया जाता है, जिसमें कि एटीएम इन्वॉल्व हो सकता है, फ़ोन इन्वॉल्व हो सकता है, या कई तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं जो आईटी के फॉर्म में चलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में चलते हैं, उनके माध्यम से आपका शिकार किया जाता है। अब मान लीजिए हमारा शिकार हो गया या हम किसी, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे साथ फ्रॉड है वो किस तरह का है। इसको हम दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो ये हुआ कि आप किसी बैंक के एटीएम में जाते हैं, आपने पैसे निकाले और उसके 2-3 दिनों के बाद आपको मालूम पड़ता है कि आपके सारे पैसे निकल चुके हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप एटीएम गए, आपकी जिम्मेदारी एटीएम में चेक करना या संभालना नहीं है। फिर भी हमें 1-2 बार चेक कर लेना चाहिए, कुछ क्लोनिंग की चीज़ें ना लगी हुई हों। लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे फ्रॉड हो जाता है तो आप, ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो एटीएम को सुरक्षित रखे और आप अपना पैसा आराम से निकालें। लेकिन मान लीजिए किसी ने कैमरा और क्लोनिंग की डिवाइस लगा के आपकी कार्ड की क्लोनिंग कर ली और सारे पैसे निकाल लिए, यहाँ पर आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ये जो फ्रॉड हुआ किसी और के द्वारा किया गया, एक बचाव इसका होता है। दूसरा वहाँ पर है कि जहाँ पे किसी ने आपको कॉल किया और आपने खुद से उनको एटीएम का नंबर दिया, ओटीपी दिया, वहाँ ना जानते हुए भी वहाँ पर आपकी जो नेग्लिजेंस है वो शामिल है। तो दूसरे केस को अभी हम बात नहीं करते हैं, हम पहले उस केस की बात करते हैं कि जहाँ पर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आपने बड़े अच्छे से बैंक में गए, पैसे निकाले और क्लोनिंग हो गई, या किसी ने आपके मोबाइल को या बैंक को किसी माध्यम से एक्सेस कर लिया जहां पे आपने कोई डिटेल्स नहीं दी। इन सब कारणों के लिए, अगर इस तरह के कारण से आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे, थोड़ा आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपके पास जब कोई फ्रॉड होता है तो ये जो हम आईटी एक्ट देखते हैं, तो ये बेसिकली आईटी एक्ट हमारा 2000 का है, अमेंडमेंट एक्ट 2008 का, और बाद में भी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे। तो एक हमारा आईटी एक्ट एप्लीकेबल होगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लोग लेमन लैंग्वेज में साइबर लॉ भी कह देते हैं, साइबर एक्ट भी कह देते हैं। और साथ में हमारा पहले आईपीसी साथ में चलता था, जो कि क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए आईपीसी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, जो कि जुलाई 1 से उसे हम बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता। इसका जो बेस्ट तरीका है, आपके पैसे कैसे आएंगे या जो प्रोसेस है वो कैसे आएंगे, जैसे ही आपको ये मालूम पड़ता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, सबसे पहले आप बैंक को इंटीमेट करके अपना अकाउंट वगैरह ब्लॉक करवा लें। उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि ये फ्रॉड है और फ्रॉड जो हमारा है पहले आईपीसी और अब बीएनएस का पार्ट है, मतलब यहाँ पर जो केसेस बनेंगे वो केस बनेगा जो कल्प्रिट है, तो यहाँ पे कल्प्रिट अगर नहीं जान रहे हैं तो अननोन वर्सेस स्टेट ऑफ, जिस भी स्टेट में रहते हैं, मान लो एबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, कुछ इस तरीके से। बट वो कब बनेगा, तो सबसे पहले फ्रॉड होने के बाद आपको अपने संबंधित थाना में एफआईआर करवाना पड़ेगा।
अब बात बड़ी मुश्किल है भैया। एफआईआर, अब आप यहाँ रहते हैं, फ्रॉड कहीं रास्ते में हुआ, अब मान लीजिए फ्रॉड आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट यूएस का बैंक है, आप क्लाइंट यहाँ पर हैं, फ्रॉड अफ्रीका में हो जाता है। अब तो अफ्रीका जाएंगी नहीं आप कंप्लेन करने की भैया वहाँ से ये हुआ है। तो जैसे ही ये आईटी एक्ट की बात करते हैं, इसका ग्लोबल जुडिक्शन होता है। आप किसी भी संबंधित थाने में जाकर के एफआईआर लिखवा सकते हैं, और जहां पर आपका ब्रांच है, बाद में वो एफआईआर जीरो एफआईआर बन करके वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। कहने में ये बात तो बड़ी इजी लगती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में जाएंगे तो मान लो आप थाने गए तो उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, मालूम पड़ा कि आपने एफआईआर लिखवाने गई, उन्होंने एनसीआर लिख दिया, जिसे हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, सनहा। एनसीआर का मतलब है कि चोरी नहीं हुई या फ्रॉड नहीं हुआ, कोई चीज़ खो गई, तो खो गई तो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, कोई एक्शन नहीं बनेगा। दूसरा है कि कंप्लेंट करते हैं। तीसरा जो एफआईआर होगा वो यहाँ पर सफाइस करता है। एफआईआर का मतलब है कि उसका नंबर ऐसा मिलेगा 527/2024, ये एफआईआर नंबर है। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड होगा, आपके लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाएगा जो इस चीज़ की इंक्वायरी करेगा। अब मान लीजिए जैसे दिल्ली में तो क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। एक और तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए आपका झारखंड में हो या किसी और ऐसे स्टेट में हुआ जहाँ पर ऑनलाइन एफआईआर नहीं होता है, और आपका थाने में कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप ऑनलाइन दिल्ली में एफआईआर कर दो। अब चूंकि मामला यहाँ का है नहीं, ये जीरो एफआईआर बना के इसे ट्रांसफर कर देंगे। हालांकि अब बीएनएस वाले सेक्शन में कई सारी सुविधाएं आई हैं, इसके बारे में कितनी बाद में बात करूँगा। तो जैसे ही आपने एफआईआर लिखाया, तो इसका मतलब है पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगी। हालांकि साइबर फ्रॉड को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब दिल्ली का केस है, अब साइबर फ्रॉड का डिटेल्स मिल गया तमिलनाडु में, तो पुलिस को जाने के लिए एसएसपी की परमिशन चाहिए, यहाँ पे कह सकते हैं डीसीपी की परमिशन चाहिए, तो बड़ा एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो आप मान लें कि आपको मेन मतलब होता है कि हमें पैसे मिल जाए, कल्प्रिट मिले ना मिले, बट एफआईआर के थ्रू कल्प्रिट का मिलना उन पे लाजमी है कि या तो वो फिर चार्जशीट फाइल करें या फिर क्लोजर रिपोर्ट करें, अगर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन इसी एफआईआर के बिहाफ पे आप अपने बैंक में एक आवेदन देंगे, 2 एप्लीकेशन देंगे, एक रिसीविंग लेंगे कि हमने एफआईआर किया, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद जब वो आप पे एप्लीकेशन बैंक में देंगे, तो उसी एफआईआर के बिना पे वो बैंक मैनेजर आपके एप्लीकेशन को एनपीसीआई को फॉरवर्ड करेगा, जहां पर हम अब एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इन सब पेमेंट्स का ध्यान देती है, या फ्रॉड्स अगर है तो पैसे वो देगी। तो वो क्या करेंगे, आपके कंप्लेन को वहां पर आगे फॉरवर्ड करेंगे, और एनपीसीआई उसको इन्वेस्टिगेट करके देखेगा कि अगर ये सही में फ्रॉड हुआ है और उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपके पैसे एनपीसीआई वापस देंगे। लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए एफआईआर का होना जरूरी हो जाता है। अब उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई करेगी, वो चोर को ढूंढेगी कि किसने करा है, नहीं करा है, कैसे हुआ है। तो अगर उन्हें वो एविडेंसेस मिल जाती हैं, वो पकड़ में आ जाता है, तो चार्जशीट होगी। आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि आप विक्टिम है, आपका केस सरकार लड़ेगी, और उसका जो कल्प्रिट है उसका केस वो खुद लड़ेगा। तो आपको, लेकिन एफआईआर के बिना पे ही आपका ये एनपीसीआई प्रोसेस होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके तहत आपके पैसे आ जाएंगे। आज के टाइम में क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि इनका प्रोसेस क्या है, या वो पुलिस के मामले में जाना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। बट हाँ, सावधानी ज़रूरी है। सावधानी के बाद भी ऐसे फ्रॉड होते हैं, तो आप इनका इस तरीके से निवारण कर सकते हैं। दूसरा फ्रॉड ऐसा होता है कि जहाँ पर आपके इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत हद तक गुंजाइश है। पुलिस तो आपके केसेस ले लेंगी, चूंकि एफआईआर होगा वो किसने फ्रॉड किया, और वहाँ से रिकवरी कराने में फिर कोर्ट इन्वॉल्व होगा, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो ये एनपीसीआई वाला पार्ट है, जनरली ये पिक्चर में नहीं आता, चूंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो। तो आपने किसी तरीके से अपना इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे मैं कहूँ मैंने अपना कार्ड किसी को दिया, वो पैसे निकाल लिया, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मेरा एग्रीमेंट है, मैं एग्री कर रहा हूँ, इम्प्लाइड एग्रीमेंट है। तो उस केस में पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल, इसलिए मैं कहता हूँ। और जो फ्रॉड के तरीके हैं आजकल, आपके साथ फिशिंग होती है कि आपको लगेगा कि फलना बैंक से मेल आया है, और उसका डोमेन क्या है, जैसे मान लो किसी बैंक का नाम है xyz.com, वो क्या करेंगे, कुछ कर देंगे xyaz.com, आपको लगेगा कि ये वही बैंक है, लेकिन वो है नहीं, और जो भी एंट्रीज डालेंगे वो उनके डेटाबेस में चला जाता है। तो हमें बहुत सावधानी से काम करना है, और अगर ऐसे कुछ हो जाए जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं।
और अगर गलती से इन्वॉल्वमेंट हो गई तो एटलीस्ट एफआईआर तो करें, और कोशिश कर सकते हैं आप बैंक के साथ उसी एफआईआर पे कि आपके पैसे आ जाएं। लेकिन चांसेस यहाँ पर कम होते हैं, वहाँ पर आपके चांसेस बिल्कुल हैं कि आप विक्टिम हैं और आपके पैसे आएंगे, और वो अक्सर केसेस में आ जाते हैं अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करें तो। थैंक यू, होप ये वीडियो पसंद आएगा।